बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर से पहले हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स पढ़े उसको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा और उस पर आपकी ग्रिप हो चुकी होगी। इसके अलावा जो भी अगर आपकी क्यूरीज़ हों वो हमें टाइम टू टाइम बताते जाइए ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जिन आर्टिकल्स को स्टडी करना है वो भी तमाम के तमाम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साथ साथ बताते जाएंगे, आप उसको नोट करते जाइएगा। आज के जो लर्निंग आउटकम्स हमारे पास मौजूद हैं उनमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ क्लोज्ड सरफेस है और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है गाज़ेस लॉ, उसका इंट्रोडक्शन आज हम इसके साथ ही करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ाया था। उसकी करैक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ मैंने वन बाय वन डिटेल्ड आपके साथ स्टडी की। उस आर्टिकल से मैंने इस आर्टिकल की तरफ जंप किया है। बीच में एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से है, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि मैं ये आर्टिकल आप लोगों को पिछले आर्टिकल से लिंक करवा के पढ़ा सकूँ। बेटा, आज हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको हम लोग दो तरीक़ों से बयान करते हैं। हम इसको फिज़िकली भी बयान करेंगे, हम इसको मैथमेटिकली भी बताएंगे। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। अभी हम फिज़िकली देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई सरफेस एरिया हो, एरिया एलिमेंट का, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुज़र रही हों, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट सरफेस ऑफ एरिया एलिमेंट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि हमारे पास अगर एक एरिया एलिमेंट हो, उसकी सरफेस में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुज़र रही हों, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का मतलब किसी चीज़ का बहाव, किसी चीज़ का फ़्लो होना। यहाँ पर मैंने आपके साथ एक टर्म एरिया एलिमेंट डिस्कस की। पहले मैं आपको एरिया एलिमेंट बता दूँ क्या होता है, फिर हम वापस इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एरिया एलिमेंट, स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं और उस सरफेस के हम छोटे छोटे एक जैसे साइज़ के तकरीबन पैचेस बनाते हैं, टुकड़े कर देते हैं। तो वो जो एक सिंगल पैच होगा, एक सिंगल टुकड़ा होगा, उसको हम लोग एरिया एलिमेंट का नाम देते हैं। यानी कि इफ़ होल सरफेस इज़ डिवाइडेड into large number of small patches of approximately equal sizes, then each patch represent an area element। मैं स्टूडेंट्स आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक सरफेस है जिसके मैंने छोटे छोटे पैचेस करके आपको दिखाए। इन तमाम पैचेस में से ये एक सिंगल पैच जो मैंने शेड किया, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे पास एक स्क्वायर टाइप सरफेस आता है, इसको एरिया एलिमेंट का नाम देते हैं। यानी कि एरिया एलिमेंट एक छोटा पैच होता है एक कंप्लीट सरफेस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरिया एलिमेंट कंप्लीट सरफेस को नहीं कहते। कंप्लीट सरफेस के जो पैचेस किए जाते हैं उनमें से जो एक सिंगल पैच होता है वो एरिया एलिमेंट होता है। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि एरिया एलिमेंट हमारे पास लाजमन फ्लैट होना चाहिए। ये मैंने एक एरिया एलिमेंट आपके सामने डायग्राम में शो किया और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास कर रही हैं। हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज कर लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम है और जिस जगह पर ये वैल्यू है वहाँ पर एक एरिया एलिमेंट पड़ा है 1 मीटर स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स, इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया एलिमेंट में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं वो इसका फ्लक्स कहलाएगा।
अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, तो यहाँ पर 10 लाइंस इस एरिया में से पास कर रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 10 कहलाएगा। ये तो था बेटा कि आपने फिज़िकली कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको फिर एक बात बताता चलूँ कि एरिया एलिमेंट हमारे पास फ्लैट होना चाहिए। अगर ये फ्लैट नहीं होगा तो फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या वजह है इसके फ्लैट होने की, ये मैं आपको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के दौरान में बताता हूँ कि वाई एरिया एलिमेंट मस्ट बी फ्लैट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। मैथमेटिकली ये कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा वेक्टर एरिया। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया डेल्टा A। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पर फिर आपके लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, वेक्टर एरिया, जो कि आपने इससे पहले नहीं सुनी। तो पहले मैं आपको वेक्टर एरिया डिस्क्राइब कर दूं थोड़ा सा, देन हम वापस अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ आएंगे। वेक्टर एरिया बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर वेक्टर क्वांटिटी अपने पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती है। हमारे पास जो एरिया एलिमेंट की सरफेस है, उस सरफेस का जो एरिया होगा वो इसकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी और इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होती है। लिहाजा हम इसको यू डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द एरिया एलिमेंट। यानी कि एरिया एलिमेंट का जो भी सरफेस होगा उसके एरिया के बराबर इसकी मैग्नीट्यूड होगी एंड डायरेक्शन इज नॉर्मल टू दैट एरिया एलिमेंट। और वो जो एरिया एलिमेंट होगा उसके नॉर्मल उसकी डायरेक्शन होगी। जैसा कि हम जानते हैं एरिया एलिमेंट है हमारे पास एक फ्लैट एरिया एलिमेंट। इसका जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं वो वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड कहलाएगा, जिसको मैंने डेल्टा ए के साथ शो किया। अब चूंकि डायरेक्शन इसके नॉर्मल है तो उसको दिखाने के लिए हमने एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर का सहारा लिया जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर है, n से शो करते हैं। तो लिहाजा इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आप लोगों ने देखी। तो वेक्टर एरिया हम लिखेंगे डेल्टा ए एरो के साथ और इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा ए मैग्नीट्यूड साथ में n यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब आपस में मिलते हैं तो वेक्टर बनाते हैं। वेक्टर एरिया का फॉर्मूला फिर आपके पास आ जाएगा, डेल्टा ए एरो के साथ वेक्टर बनता है इक्वल्स टू डेल्टा ए n यूनिट वेक्टर। सो इस तरह से आपने इस वेक्टर एरिया को सीखा। स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोगों ने याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अब आप लोगों को वेक्टर एरिया क्लियर हो गया। आइए अब हम वापस अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे चलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको वो बात क्लियर कर दूं कि वाई एरिया एलिमेंट मस्ट बी फ्लैट। देखिए बेटा, अब आपको मालूम हो गया कि ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। अब चूंकि हमारे पास डेल्टा ए एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन उसकी सेम रहनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है। अगर मैं इस फ्लैट सरफेस के ऊपर वेक्टर एरिया बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर दूँगा। अगर मैं इसको फ्लैट रखता हूँ तो चाहे मैं नॉर्मल वेक्टर यहाँ बनाऊँ, नॉर्मल वेक्टर यहाँ बनाऊँ, नॉर्मल वेक्टर यहाँ बनाऊँ, हर जगह इसकी डायरेक्शन एक ही रहनी है। लेकिन अगर मैं एरिया एलिमेंट की सरफेस फ्लैट नहीं लेता, कर्व ले लेता हूँ, तो कर्व लेने से क्या होगा, यहाँ पर जब मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन ये बनेगी, यहाँ पर जब मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो डायरेक्शन ये बनेगी, यहाँ पर जब मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो डायरेक्शन ये बनेगी। चूँकि पाथ कर्व है, कर्व लेने की वजह से मेरे पास उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस आएंगी, जिसकी वजह से हम एरिया एलिमेंट को फ्लैट लेते हैं, हम लोग कर्व नहीं लेते ताकि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन डिस्टर्ब ना हो।
तो ये वजह थी कि एरिया एलिमेंट सरफेस मस्ट बी फ्लैट। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन आपने पढ़ी, हम फिर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड डेल्टा ए। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ग्रीक लेटर फाई से शो करते हैं, साथ में हम सबस्क्रिप्ट में छोटा सा ई लिख देते हैं। हमारे पास फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है ई और डेल्टा ए का, तो ये बन जाएगा ई डेल्टा ए कोज थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया डेल्टा ए एंड कोज ऑफ द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए। मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ, यहाँ पर जो एंगल है कोस के साथ लिखा हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान है। इस बात को मत भूलिएगा, क्योंकि अभी आने वाले टॉपिक में ये मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ। एंगल इज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब मैं आपको बता दूं कि वेक्टर एरिया आप लोग कैसे बनाएंगे। छोटा सी बात है, किसी भी एरिया एलिमेंट का आपने वेक्टर एरिया बनाना है तो सिंपली आप उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर बना देंगे। तो जब आप नॉर्मल वेक्टर बना देंगे वो उसका वेक्टर एरिया कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आप जानते हैं कि न्यूटन पर कूलम है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका SI यूनिट बन जाएगा। इस तरह से आपने इसकी तमाम बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है फिज़िकली और मैथमेटिकली। आप लोगों ने दोनों मेथड बताने हैं जब वो आपसे पूछेगा। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बोर्ड में आते रहते हैं, MCQs आते रहते हैं। इसके दो स्पेशल केसेस, तो आइए इसका पहला स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला स्पेशल केस क्या है बेटा? ये मैंने एक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने ये एक छोटा सा सरफेस ऑफ एरिया एलिमेंट आपको शो किया। अब मुझे मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला मुझे मालूम है कि E डॉट डेल्टा A होता है। अब यानी कि मुझे यहाँ वेक्टर एरिया चाहिए। मैंने अभी आपको चंद लम्हे पहले बताया कि वेक्टर एरिया निकालने के लिए एरिया एलिमेंट के ऊपर आप नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। तो ये जो डेल्टा ए आप देख रहे हैं, ये वेक्टर एरिया बन गया इस एरिया एलिमेंट का। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है E डेल्टा ए कोज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अगर आप क्लियर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वाज़िया तौर पर आपको नज़र आ रहा है कि एंगल E और डेल्टा A में 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स, मैं थीटा की जगह पे 90 डिग्री लिखूँगा। कोस 90 आप जानते हैं कि ज़ीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सारे का सारा मेरे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स मिनिमम। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज़ 90 डिग्री, देन द फ्लक्स इज़ मिनिमम। तो यही आपका MCQ बनता है कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द मिनिमम फ्लक्स, कि मिनिमम फ्लक्स कब होगी, जब एंगल क्या होगा। तो इस तरह से ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, MCQ भी आता है। इसी बात को मैं एक और अंदाज से बयान करने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अभी तक मैंने आपको जो मिनिमम फ्लक्स के बारे में बताया, उसके अंदर मैंने थीटा को देखा 90 डिग्री था। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर वेक्टर एरिया की बजाय ये कह दूँ कि मेरे पास फ्लक्स मिनिमम तब होगी जब एरिया एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो बताइए क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। अगर मेरे पास एरिया एलिमेंट
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल हो जाएं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, तो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास मिनिमम कहलाएगी। अब यहाँ मैंने दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम फ्लक्स को बताया। पहले वाले में मैं आपको जिस चीज़ के ऊपर फोकस करवाना चाह रहा हूँ वो मैथमेटिकली है वेक्टर एरिया के ऊपर, और सेकंड वाले पॉइंट में जिस चीज़ को फोकस किया है हमने वो एरिया एलिमेंट को किया है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन हम वेक्टर एरिया ही लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में जो एंगल होता है वो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ही होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कन्वेंशनली पूछे, वो आपसे अगेंस्ट कन्वेंशन भी पूछ सकता है। वो आपसे ये कह दे जी कि अगर एरिया एलिमेंट पैरेलल हो जाए तो फिर क्या होगा। अब आप वहाँ पे ये तो नहीं कहेंगे जी कि एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल एरिया एलिमेंट का 0 डिग्री बनेगा। तो अगर आप वेक्टर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं मैथमेटिकली तो एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, और अगर आप एरिया एलिमेंट के रिस्पेक्ट से बात करते हैं देन एरिया एलिमेंट मस्ट बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया एलिमेंट इज 0 डिग्री। तो दोनों ही तरीकों से आप लोगों ने पेपर में उसको बयान करना है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं स्पेशल केस नंबर 2 की जानिब। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही कंसिडर की है, लेकिन मैंने सरफेस ऑफ एरिया एलिमेंट को थोड़ा सा रोटेट करवा कर, पहले मैंने हॉरिजॉन्टली पैरेलल रखा था, अब मैं इसको परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहा हूँ। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास ई डेल्टा ए कोस थीटा है। थीटा यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखें तो तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास वेक्टर एरिया होगा। तो लीजिए जनाब, ये मैंने वेक्टर एरिया बनाया, और वेक्टर एरिया बनाने के फ़ौरन बाद आपको अंदाज़ा हो गया कि सर यहाँ पर तो एंगल 0 बन रहा है जी। अब यहाँ पर अगर एंगल 0 बन रहा है तो आप थीटा की जगह पे 0 पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डेल्टा ए निकल आएगा, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि बेटा कोज की मैक्सिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लिहाजा कोई भी नंबर जब मैक्सिमम से मल्टीप्लाई होगा तो वो मैक्सिमम रिजल्ट ऑब्टेन करता है। लिहाजा दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम फ्लक्स। अब आप यहाँ पर कैसे इसको बयान कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 डिग्री का होगा। या फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम तब होगी जब एरिया एलिमेंट की सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी होगी। तो स्टूडेंट्स आप दोनों मेथड उसको बताएंगे, एक अच्छा इंप्रेशन शो करता है। इस तरह से आप लोगों ने अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, उसकी कंडीशंस पढ़ी, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, इसके ऊपर एमसीक्यूज़ आप लोगों ने थोड़े से डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम अपने इसी से मिलते जुलते दूसरे आर्टिकल की तरफ जंप करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अहम है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पीछे मेरी बातें अच्छे तरीके से सुनी हैं, समझी हैं, तो ये आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, और उस क्लोज्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा मैंने यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस सिमेट्रिकल शेप की सफ़ेयर कंसिडर करनी है। मैं यहाँ पर सपोज़ करता हूँ कि मेरे पास एक सफ़ेयर टाइप क्लोज्ड सरफेस है जिसका रेडियस r है, और उसके सेंटर में चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि सफ़ेयर जब आप बनाएंगे तो वो आप कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये दिखेगा आप लोगों को ऐसे जैसे सर्कल है, लेकिन इसको याद रखने के लिए अपने जहन में एक हवा से भरा हुआ बैलून रखें, या फुटबॉल रखें, या सॉकर बॉल रखें। अब ये जो सॉकर बॉल है या हवा से भरा हुआ बैलून है, ये आप देखेंगे कि इसने एक जगह घेरी हुई है, इसका एक वॉल्यूम होता है, जबकि सर्कल
कोई जगह नहीं घेरता। सर्कल के अंदर आप खुद भी खड़े हो सकते हैं, जस्ट उसकी बाउंड्री होती है। सफ़ेयर में ऐसा नहीं होता। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये सफ़ेयर है, सर्कल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक सफ़ेयर कंसिडर किया है जिसका रेडियस r है और इसके सेंटर में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q पड़ा है। अब मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। अब जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जहन में आता है वो तो E डॉट डेल्टा A है, यानी कि हमें वेक्टर एरिया चाहिए। अब वेक्टर एरिया तो सर ने कहा था कि हमारे पास एरिया एलिमेंट का होता है और एरिया एलिमेंट हमारे पास फ्लैट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मेरे पास तो जो सरफेस है वो कर्व है हर पॉइंट पे। तो क्या किया जाए? इस चीज़ को देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सरफेस के छोटे छोटे इक्वल साइज़ के पैचेस बना लेंगे लाइक दिस। अगर आप इसके पैचेस बनाएंगे तो इसके स्मॉल साइज़ रखने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो कर्व्ड सरफेस होती है वो भी स्मॉल साइज़ में स्ट्रेट बन जाती है। ये पार्ट 1 में भी आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो इसके स्मॉल पैचेस बनाने का फ़ायदा ये हो गया कि जो इसके कर्व पैचेस अब नहीं रहेंगे, अब स्ट्रेट पैचेस बन जाएंगे। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की तरफ मैं चलता हूँ तो मुझे कुछ रास्ता नज़र आता है। अब चूँकि मेरे पास पैचेस आ गए तो अगर मैं इन तमाम पैचेस की अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट कर लूँ और बाद में उन सबको सम अप कर लूँ तो मेरे पास इस क्लोज्ड स्फीयर का टोटल फ्लक्स आ जाएगा। जैसे कि एक पज़ल है, एक पज़ल को हम उनकी पीसेस को ज्वाइन करते हैं तो एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हम इन तमाम पैचेस को जब ज्वाइन करेंगे तो एक सफ़ेयर बन जाएगा। तो अगर मुझे सफ़ेयर की फ्लक्स चाहिए उसके लिए मैंने तमाम पैचेस की फ्लक्स निकालनी है और बाद में सबको ऐड कर देना है, तो मेरे पास सफ़ेयर की फ्लक्स आ जाएगी। बिल्कुल सही समझे आप। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम फ्लक्स निकालने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं सबके लिए तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैंने 3 पैचेस आपके सामने ये शो किए हैं जो मैंने कलर में आपको दिखाए। हर एक पैच का वेक्टर एरिया अगर मैं बनाऊं तो फर्स्ट वाले का डेल्टा A1 कंसिडर करते हैं, सेकंड का डेल्टा A2 और थर्ड का डेल्टा A3। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास तीनों के लिए E आएगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने वेक्टर एरिया के साथ तो 1 2 3 लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 1 2 3 क्यों नहीं लगाया? तो स्टूडेंट्स इसका जवाब ये है, हमारे पास ये सिमेट्रिकल शेप है, सफ़ेयर है, चार्ज सेंटर में पड़ा है और हर एक पैच चार्ज से एक जितने फासले पर है जो कि उसका रेडियस है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पैच के लिए चेंज नहीं होनी। इसलिए मैंने यहाँ पर E1 E2 E3 लिखने की बजाय सिंपली E ही लिखा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब डायग्रामेटिकली हमें क्या मिला? हमारे पास वेक्टर एरियाज आ गए जो कि मैंने 1 2 3 4 अप टू n तक कंसिडर किए। सेकेंडली हर एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम है। और थर्डली अगर आप गौर से देखें हर एक पैच के लिए वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान में एंगल 0 ही बन रहा है। तो ये हमें डायग्राम से ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब कैलकुलेट करने की तरफ जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स सारी पैचेस की फ्लक्सेस के सम के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दिया, E डॉट डेल्टा A पैच 1, E डॉट डेल्टा A पैच 2, E डॉट डेल्टा A पैच 3 अप टू E डॉट डेल्टा A पैच n। अब मैं जब इनका डॉट ओपन करता हूँ तो पहले के लिए आ जाएगा E डेल्टा A1 कोस 0, सेकंड के लिए E डेल्टा A2 कोस 0, ऐसे ही सब के लिए E डेल्टा AN कोस 0, क्योंकि आपको मालूम है सबके लिए एंगल 0 बन रहा है। कोस 0 स्टूडेंट्स 1 होता है। इन तमाम में से E जो है कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास A1 A2 A3 सबका सम आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें यहाँ पर E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर के बराबर है। और ब्रैकेट में जो फैक्टर लिखा है उसको ज़रा गौर से देखिए, वो तमाम पैचेस के एरियाज़ का सम है, यानी कि टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। ऐसा ही है।
तो लीजिए जनाब, ये हम लोगों ने इसके बारे में बता दिया। और टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया स्टूडेंट्स 4πr² के इक्वल होता है। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कुछ फैक्टर्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल है वो Q/ε0 आ जाएगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस का एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जिससे हमने दो बातें सीखी। पहली बात तो ये सीखी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप ऑफ द क्लोज सरफेस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अगर ये शेप पे डिपेंड करती तो उसका कोई ना कोई डायमेंशनल फैक्टर फॉर्मूला में आपको दिखाई दे रहा होता। लिहाजा शेप आपके पास चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड ज़रूर करती है, जो कि आपको फॉर्मूला में नज़र भी आ रहा है, एक चार्ज और दूसरा मीडियम। अगर मैं चार्ज को चेंज कर दूं या मीडियम को चेंज कर दूं या दोनों को चेंज कर दूं, मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फ़र्क पड़ जाएगा। बिकॉज आप जानते हैं कि ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर मैं यहाँ फ्री स्पेस की बजाय कोई डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल रख देता हूँ तो परमिटिविटी पे फ़र्क पड़ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर मैं चार्ज यहाँ पे 2 कूलम की बजाय 4 कूलम कर देता हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करती है। और एक, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि शेप पे डिपेंड करती है तो आप कहेंगे नहीं, आप किसी भी शेप का सरफेस ले लीजिए क्लोज्ड, आपके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा अनटिल और अनलेस आप दोनों को चेंज नहीं करते, चार्ज और परमिटिविटी को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब चूंकि आपको मालूम हो चुका है कि ये मीडियम पर और चार्ज पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड, शेप ऑफ द सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, तो हम अब एक काम करते हैं कि किसी भी तरह की शेप ले लेते हैं और उसके अंदर हम एक चार्ज की बजाय नंबर ऑफ चार्जेस कंसिडर करते हैं। अब मैं आपको एक नए काम की तरफ लेके जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn एक इरेगुलर क्लोज्ड सरफेस के अंदर कंसिडर किए, लाइक दिस। ये मैंने एक आर्बिट्ररी शेप बना ली और इसके इनसाइड मैंने कंसिडर किए हैं चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 अप टू Qn। अब मुझे पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0 है। मैंने यहाँ पर मीडियम को चेंज नहीं किया, शेप पर ये डिपेंड नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं चार्जेस को चेंज कर रहा हूँ, तो चार्जेस को चेंज करने से हर एक चार्ज की अपनी अपनी फ्लक्स होगी। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूँ तो मुझे तमाम चार्जेस से पैदा होने वाली फ्लक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। लिहाजा अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 फाइंड करता हूँ तो वो Q1/ε0 है, ड्यू टू Q2 फाइंड करता हूँ तो Q2/ε0 है, 3 फाइंड करता हूँ तो Q3/ε0 है, और ऐसे चलते चलते अगर मैं Qn की वजह से फाइंड करता हूँ तो वो Qn/ε0 है। इस तरह से आपने हर चार्ज की जो इंडिविजुअल फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर ली है। अब अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए इस क्लोज सरफेस से तो मुझे तमाम चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो आइए जनाब, हम उनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जब इनकी वैल्यूज़ हम देखते हैं तो 1/ε0 तमाम में से कॉमन आ रहा है। वो कॉमन लेने के बाद मेरे पास ब्रैकेट में टर्म बच गई चार्जेस का सम। अब स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस इक्वेशन की ज़रा लेफ़्ट साइड को गौर से देखिए। क्या मैं उसको कह सकता हूँ कि ये मेरे पास वो टोटल फ्लक्स है जो क्लोज सरफेस के अंदर से गुजर रही है, यानी कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस? क्या मैं कह सकता हूँ? इक्वल टू, देखिएगा लिखा है 1/ε0 टाइम्स कोई कांस्टेंट नंबर है, और जो ब्रैकेट में टर्म लिखी है उसको ज़रा गौर से देखिए। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो कि उस क्लोज सरफेस के अंदर हैं, यानी कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन अ क्लोज सरफेस? क्या मैं कह सकता हूँ? जी स्टूडेंट्स। तो फिर मेरे पास एक इक्वेशन डेवलप हो जाती है, एक स्टेटमेंट सी डेवलप हो जाती है। वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है
द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन अ क्लोज सरफेस। यही जो स्टेटमेंट मैंने आपके साथ पढ़ी है बेटा, इसी का नाम गाउस लॉ है। मैंने अभी तक आपको गाउस लॉ दिखाया तो था लिखा हुआ, लेकिन बताया नहीं कि गाउस लॉ क्या है। तो गाउस लॉ याद रखिएगा, हमारे पास उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन अ क्लोज्ड सरफेस। आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ को गौर किया होगा कि मैंने यहाँ दोनों तरफ एक वर्ड कॉमन रखा है, वो कौन सा है जी? क्लोज सरफेस। तो यहाँ से एक बात समझ आती है कि गाउस लॉ के लिए क्लोज सरफेस होना ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें गाउस लॉ की बता रहा हूँ। गाउस लॉ के लिए पहली बात ज़हन में रखिएगा कि ये क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है। अगर हमारे पास क्लोज सरफेस फ़र्ज़ कीजिए नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे, हम फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास क्लोज सरफेस ये है, और क्लोज सरफेस हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे। वो मैं आपको जब आर्टिकल स्टार्ट होगा तब बताऊंगा कि क्या करना है। दूसरी बात ज़हन में रखिएगा कि गाउस लॉ हम क्यों पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, गाउस लॉ हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के बारे में बताता है। इफ़ you want to find value of electric field intensity for a particular point, you have to apply Gauss law। तो Gauss law से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। और तीसरी बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि किसी पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट क्लोज सरफेस के ऊपर होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है और वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो उस क्लोज सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो फिर आप गाउस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस कि ये गाउस लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं। गाउस लॉ की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली, वी मस्ट हैव सम क्लोज सरफेस। दूसरी, द पॉइंट एट विच वैल्यू ऑफ ई हैज टू बी फाउंड मस्ट बी ऑन दैट क्लोज सरफेस। ठीक हो गया? अगर मेरे पास कोई क्लोज सरफेस नहीं है तो मैं उसको इमेजिन किया करूंगा, और वो जो इमेजिनरी सरफेस होगी वो गाउसियन सरफेस कहलाएगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, द इमेजिनरी सरफेस इज नोन एज ए गाउसियन सरफेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने अभी सिर्फ गाउस लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। गाउस लॉ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, गाउस लॉ हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, गाउस लॉ की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। जब आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लें तो फिर आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। दूसरा, आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है। यानी कि जो आपके पास क्लोज सरफेस होगी उसकी फ्लक्स फाइंड करें और उसी का टोटल चार्ज फाइंड करें। इक्वेशन में लेफ्ट और राइट जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, मैथमेटिकली सोल्व करेंगे, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये तमाम बातें हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आने वाला है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। गाउस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग सवाल है, इसकी एप्लीकेशंस बोर्ड में आती रहती हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा। जो भी क्यूरीज आपकी हों वो लाजमी हमें कमेंट्स में लिखिए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने फ़िज़िक्स टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।